डिस्टेंस, आपकी एक्सेस ऑफ रोटेशन से आपकी लाइन ऑफ रेजिस्टेंस, जितना लंबा ये मोमेंट आर्म होगा उतनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी आपकी मसल को। अगर ये समझो, अगर ये यहाँ पे जितना ज्यादा लंबा मोमेंट आर्म होगा उतनी ज्यादा ताकत आपकी बाइसेप्स ब्रेकियाई को लगानी पड़ेगी इसको मूव कराने के लिए। ठीक है, तो मस्कुलर टॉर्क क्या हुआ? मसल क्रिएट द टॉर्क दैट टर्न्स अवर लिम्स। मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से फ्लेक्स कर रहा हूं तो मेरी बाइसेप्स ब्रेक है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, तब ये जाके इस तरीके से रोटेशन मूवमेंट कर रही है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द मसल फोर्स इज सेम सम डिस्टेंस फ्रॉम द जॉइंट एक्सिस फुलक्रम टू द मोमेंट आर्म एक्सिस। और ये कौन सा है? थर्ड क्लास लीवर है। फुलक्रम यहाँ है, रेजिस्टेंस यहाँ पे है और आप फोर्स यहां से जनरेट कर रहे हो। ठीक है, अब इसका सेम एग्जांपल ये समझ लो, ह्यूमन बॉडी का, आपकी किसी भी जॉइंट का आपका ये एग्जांपल समझ लो जो थर्ड क्लास लीवर है। अगर समझो ये हाइड्रा क्रेन है, सबने देखी होगी, इस पे क्या मेंशन नहीं है, याद रखो इसकी जो मैक्सिमम फोर्स जनरेट कर रहा है ये कर सकता है आपका अराउंड 10,000 न्यूटन। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम वेट उठा सकता है वो उठा सकता है 20 टन, 20 टन। ठीक है, लेकिन जो समझदार जो इंजीनियर ये बनाते हैं तो लिख देते हैं कि अगर आपको 20 टन वजन उठाना है तो आप यहां से उठाइए, इस जगह से। अगर आप 20 टन वजन यहां से उठाने की कोशिश करेंगे तो ये इतनी फोर्स जनरेट नहीं, इतनी टॉर्क जनरेट नहीं कर पाएगा इस टेंशन। ठीक है, मतलब ये जितना लंबा मूवमेंट आप इसका होता जाएगा उतनी ही ज्यादा इसको टॉर्क प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और इसको कंपनसेट करने के लिए क्या होता है, उतना ज्यादा वेट ये कम होता जाता है। तो बेसिकली अगर 20 टन इसकी कैपेसिटी है तो ये 20 टन उठा सकती है सिर्फ यहां से। तो अगर आपको यहां से वजन उठाना है तो इसकी यहां से सिर्फ ये 10 या 8 टन ही वजन उठा पाएगी। क्यों? क्योंकि इतना लंबा मूवमेंट आर्म हो गया और इतना ज्यादा ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती उसको कंपनसेट करने के लिए। ये अब आता है मोमेंट आर्म का कॉन्सेप्ट। देखो मोमेंट आर्म, अब दो टर्म को समझो। स्टिकिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? स्टिकिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? अब कोई भी एक्सरसाइज करो, ठीक है, अगर आप स्क्वाट कर रहे हो, आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, या फिर सिंपल सा एग्जांपल बाइसेप्स की अगर कर रहे हो, तो क्या होता है, अगर आप बहुत हैवी उठा रहे हैं, स्क्वाट की अगर मैं बात करता हूं, जब बिल्कुल डीप स्क्वाट आप करते हो तो डीप स्क्वाट में जब जैसे ही आपका फीमर पैरेलल टू द फ्लोर पहुंचता है, आप वहां पे आपकी सबसे ज्यादा ताकत लगती है। ऐसा है या नहीं है? इट्स अ फैक्ट। और अगर आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, एल्बो फ्लेक्शन कर रहे हो, तो आपकी जो सबसे ज्यादा ताकत लगती है वो इस पोजीशन पे लगती है, जब आपका फोरआर्म आपका बिल्कुल फ्लोर के पैरेलल आता है। मतलब इस पोजीशन में चाहे वो आपका फीमर है या आपका एल्बो है, ये जो मोमेंट आर्म है ये मैक्सिमम है। अगर समझो सेम इस तरीके से, ये एल्बो फ्लेक्शन का काम कर रहे हो, यहाँ पे आपने वेट पकड़ा हुआ, बाइसेप्स ब्रेकिया यहां से इसको पुल कर रही है, तो यहाँ पे मूवमेंट आर्म, ये रेड वाला मूवमेंट आर्म है, इस तरीके से पुल कर रहे हो। तो याद रखो सेम प्रिंसिपल है, मूवमेंट आर्म जितना ज्यादा लंबा होता जाएगा उतनी ज्यादा मसल को टॉर्क प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, उतनी ज्यादा जान लगानी पड़ेगी उस वजन को उठाने के लिए। तो यहाँ पे वेट तो चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे अगर ये समझो आपका 20 किलो का वजन है और इस 20 किलो के वजन को उठाने के लिए आपको 100 न्यूटन की फोर्स चाहिए, तो इस रीजन में तो ये मसल आराम से इसको उठा लेगी, यहां से उठा लेगी। लेकिन जो स्टिकिंग पॉइंट आएगा वो उसका यहां पे आएगा। वो इसलिए आएगा, देख रहे हो, एज कंपेयर टू दिस, यहां इससे ज्यादा मोमेंट आर्म बड़ा यहां पे हो गया, इससे बड़ा यहां पे हो गया। अब यहां पे धीरे धीरे करके जैसे ही मसल आपके एल्बो और ज्यादा फ्लेक्स होती जाती है, ये मोमेंट आर्म छोटा होता जाएगा। तो मतलब आपका जो स्टिकिंग पॉइंट आता है वो इस पोजीशन पे आता है जहां पे आपका मोमेंट आर्म सबसे ज्यादा लंबा है। ठीक है, डेडलिफ्ट अगर करते हो, डेडलिफ्ट के टाइम पे सबसे ज्यादा ताकत कब लगानी पड़ती है? जब उसको आप जमीन से उठाते हो। ठीक है, स्क्वाट में क्या होता है? स्क्वाट में क्वार्टर स्क्वाट लोग मारते रहते हैं हैवी वेट पे, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो पैरेलल टू द फ्लोर जाके ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी टॉर्क उसका ग्लूटस मैक्सिमस जनरेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तभी क्वार्टर करते हैं क्योंकि वो मैक्सिमम मोमेंट आर्म जनरेट नहीं करना चाहते। सो दिस इज द प्रिंसिपल। तो याद रखो, आपका जो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा आपके फल्क्रम मतलब जॉइंट से दूर होगी उतनी ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करनी पड़ेगी आपकी उस पर्टिकुलर मसल को। क्लियर है? अब आप समझो स्क्वाट में कैसे प्रोड्यूस होती है। ये दोनों एग्जांपल बहुत जरूरी है, इनको ध्यान रखना। अब ये क्या हो रहा है, आपके दोनों के दोनों लो बार स्क्वाट है। ठीक है, लो बार स्क्वाट है, यहाँ पे आपने रॉड है, बारबेल है, तो ये है आपकी लाइन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब मिड फुट पे जा रही है। दिस इज लाइन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे अगर 200 किलो का स्क्वाट मार रहे हो, ये आपकी लोअर बैक, सॉरी बैक है, अपर बैक है, थोरासिक रीजन है। अगर इस वेट को मैं छोड़ूंगा तो ये लाइन ऑफ रेजिस्टेंस की ये है। ठीक है, ये आपका हिप जॉइंट है, दिस इज योर नी जॉइंट। क्लियर है?
अब बहुत सारे लोग जो इन चीजों में कंफ्यूज रहते हैं कि सर स्क्वाट क्वाड्स की एक्सरसाइज है, ग्लूट्स की है। स्क्वाट आपके टिपिकली आपका लो बार स्क्वाट आपकी ग्लूट्स की एक्सरसाइज है। अब वो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अभी क्या होता है, जब आप स्क्वाट कर रहे हो दो मोमेंट आर्म क्रिएट हो गई, ठीक है, लाइन ऑफ रेजिस्टेंस भी हो गई, एक मोमेंट आर्म क्रिएट हो रही है आपके ग्लूट से, ये एक ही रेड वाली हो गई, और ये आपकी है हिप जॉइंट की मूवमेंट आर्म, ये वाली, और ये है आपकी नी जॉइंट की मूवमेंट आर्म। मतलब नी जॉइंट की मूवमेंट आर्म एज कंपेयर टू हिप जॉइंट बहुत कम है, ठीक है। सेम एग्जांपल, सेम चीज यहां पे है, आपकी ग्लूट्स की हिप जॉइंट की जो मूवमेंट आर्म है वो बहुत ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू नी जॉइंट। तो अगर आप समझ रहे हो, अगर आप लो बार स्क्वाट कर रहे हो, ठीक है, और उस टाइम पे अगर आप जमीन से बैठ के ऊपर उठ रहे हो, तो प्राइमरली आपके ग्लूट्स को सबसे ज्यादा फोर्स जनरेट करनी पड़ेगी ऊपर उठने के लिए, हिप्स को। इतनी ज्यादा आपके क्वाड्रिसेप्स को नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स की तो मूवमेंट आर्म बहुत कम है एज कंपेयर टू ग्लूट्स, ठीक है। लेकिन अगर अभी हम क्या करें, अगर हम इसको रिप्लेस करके आपका क्या करेंगे, इसका टोर्सो ऑब्वियसली आपका 45 डिग्री पे है। अब आप करते हैं फ्रंट स्क्वाट। अब आप बारबल कहां प्लेस कर लोगे, इसका ऑपोजिट प्लेस कर लोगे अपने क्लेविकल्स पे, ठीक है, एंटीरियर डेल्ट पे। अभी क्या होगा, ये बंदा आपका जो टोर्सो है वो थोड़ा सा इरेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। अगर समझो इस टोर्सो को, इस लाइन को मैं इस तरीके से ले जाऊं, यहां पे ले जाऊं, अभी क्या होगा, ये जैसे ही यहां पे जाएगी, नी आगे ट्रेवल कर जाएगी, और ये जो मोमेंट आर्म है ये छोटी हो जाएगी यहां तक, और ये जो आपकी नी की क्वाड्रिसेप्स की जो नी जॉइंट की जो मूवमेंट आर्म है थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो अगर आप फ्रंट स्क्वाट कर रहे हो, फ्रंट स्क्वाट में ऑब्वियसली ग्लूट्स को ज्यादा काम मिलेगा, लेकिन आपके क्वाड्रिसेप्स को एज कंपेयर टू बैक स्क्वाट ज्यादा काम मिलेगा। और रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल है, आपकी मोमेंट आर्म। तो किसी भी एक्सरसाइज में याद रखो, जितना ज्यादा लंबा आपका मूवमेंट आर्म, उतनी ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करनी पड़ेगी आपकी मसल को काम करने के लिए। ये एक और एग्जांपल है, ठीक है। अगर ये आपका एक किसी ने एक बारबेल को ऊपर वेट लगा के पकड़ा हुआ है, अब ये बिल्कुल बैलेंस्ड है क्योंकि मोमेंट आर्म 0 है, ठीक है। पिवट पॉइंट कौन सा है, दिस इज पिवट पॉइंट, ठीक है। ये इस वक्त बिल्कुल बैलेंस्ड है। अभी क्या हुआ, ये थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ तो मोमेंट आर्म क्रिएट हो गई। अब इसको ताकत लगानी, इसमें बिल्कुल ताकत नहीं लगानी पड़ रही क्योंकि बैलेंस्ड है, मोमेंट आर्म 0 है। अब इसने जैसे ये थोड़ा सा एक एंगल पे गया, मोमेंट आर्म थोड़ी बनी, इसको ताकत लगानी शुरू हो गई, मोमेंट आर्म और बड़ी हो गई, इसको और ताकत लगानी पड़ गई। अब देखो मैक्सिमम मोमेंट आर्म आ गई, तो मतलब सेम वेट में इसको कितनी ज्यादा ताकत लगानी पड़ गई। तो याद रखो, जब भी आप स्क्वाट, डेडलिफ्ट या कुछ भी करते हो, स्पेसिफिकली डेडलिफ्ट करते हो, तो हमेशा जितनी बार आपकी बॉडी के क्लोज रहेगी, जितनी अननेसेसरी मोमेंट आर्म को कैंसिल कर सकते हो, उतना बेटर है। हाँ, इसके बेनिफिट्स भी होते हैं मोमेंट आर्म को बढ़ाने के। आप कम रेजिस्टेंस से ही ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हो। चलो अब हम एक चीज पे और चलते हैं। अभी आपने एक चीज समझ ली कि मोमेंट आर्म का मतलब जितनी लंबी मोमेंट आर्म, आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपके लाइन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच की जितनी लंबी मोमेंट आर्म, उतनी ज्यादा आपको टॉर्क प्रोड्यूस करनी पड़ेगी आपकी मसल को। लेकिन एक दूसरा सा इसमें एक कॉन्ट्रडिक्टरी फैक्टर होता है। दो मोमेंट आर्म होती है हमारी जो ह्यूमन बॉडी में। एक होती है आपकी एक्सटर्नल मोमेंट आर्म, जो आपकी जाती है इस जॉइंट से, जॉइंट ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ रेजिस्टेंस के बीच में, ये मोमेंट आर्म होती है, ठीक है। तो ये जितनी ज्यादा लंबी होती जाएगी, उतनी ज्यादा आपकी मसल को टॉर्क एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन एक मोमेंट आर्म होती है इंटरनल मोमेंट आर्म, जो आपकी होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन जॉइंट से आपका, जहां पे किसी पर्टिकुलर मसल का टेंडन इंसर्ट होता है, यहां। याद रखो, ये मोमेंट आर्म जितनी लंबी होगी, मतलब ये जितनी लंबी होगी, उतना ही ज्यादा आपकी मसल को बेनिफिट मिल जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा उसको लिफ्ट करने में, ठीक है। अब सिंपल सी बात यही है, समझो आपको शवल, सबने देखा शवल होती है, अगर जमीन से मुझे कोई चीज उठानी है, ठीक है, तो अगर मैं उस जमीन से इस चीज को इस तरीके से पकड़ रहा हूं, अगर ये समझो मेरा हाथ शवल है और ये मेरी बाइसेप्स ब्रेकियाई ने इसको यहां से पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं किसी चीज को यहां से उठाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मुझे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर समहाउ ये मैं यहां से उठाना शुरू कर दूं, ठीक है, अगर ये मूवमेंट आर्म मेरी थोड़ी लंबी हो जाए, तो मैं कम ताकत में ज्यादा काम कर लूंगा। तो सेम एग्जांपल हमारा यहाँ पे काम करता है। तो जो ये इंटरनल मोमेंट आर्म होती है, तो ये बेसिकली जितनी लंबी होगी, उतना ही आपको मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब बेनिफिट मिलेगा। तो बेसिकली इसके पीछे रीजन भी क्या होता है, जो आपके टेंडन्स का इंसर्जन होता है, तो जो छोटे लोग होते हैं जिनकी हाइट कम होती है, ठीक है, जिनके लिम्स की लेंथ कम होती है, तो उनका जो बेसिकली जो टेंडन का इंसर्जन है,
वो एज कंपेयर टू जो उनका लिम्ब की लेंथ है वो थोड़ा दूर होता है, मतलब उनकी इंटरनल मोमेंट आर्म थोड़ी ज्यादा होती है। तो याद रखना, कभी भी आप देखोगे जो मैं आपका बॉडी मास मतलब वेट टू फोर्स, कितनी आपके वेट के हिसाब से आप कितनी फोर्स जनरेट कर सकते हो पाउंड बाय पाउंड के हिसाब से, तभी नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखेंगे, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो एज ए वेट इज लिफ्टेड द मोमेंट आर्म थ्रू विच द वेट एक्ट्स एंड does the resistive torque changes with the horizontal distance from the way in the elbow। ये सारी चीजें छोड़ो जो भी मैंने आपको बताया है। ये इंटरनल मोमेंट आर्म जितनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, मतलब इसका इंसर्जन ऑब्वियसली हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि जेनेटिकली यहाँ पे कनेक्टेड है, ऐसा तो है नहीं ऑपरेशन करके यहाँ से करके यहाँ कर दोगे, ठीक है। तो ये मोमेंट आर्म आपकी जितनी लंबी होगी उतना ही ज्यादा आपके लिए मैकेनिकल एडवांटेज होगा। लेकिन ये मोमेंट आर्म भी चेंज हो सकती है जब आप वेट उठाते हो। तो जब आपकी बिल्कुल इस पोजीशन में है तो ये मूवमेंट आर्म क्या है, छोटी है। यहाँ पे अगर ये मूवमेंट आर्म ज्यादा हो गई, यहाँ पे मैकेनिकल डिसएडवांटेज आपको मिला है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा मैकेनिकल एडवांटेज भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रखना। अब इसको समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने स्पेसिफिकली आपका डाला है, इसको समझो। जो ह्यूमन बॉडी है इसमें याद रखो नी जॉइंट सबसे ज्यादा फ्रेजाइल होता है और सबसे ज्यादा स्ट्रेस भी आपके नी जॉइंट पे आता है। तो याद रखो ये पटेला बना ही क्यों है, मतलब ये जो आपका क्वाड्रिसेप टेंडन है इस पटेला क्यों बना है, ये तो सीधा भी जुड़ सकता था यहाँ पे। तो ऐसा क्यों हुआ कि नेचर ने हमें यहाँ पे पटेला दिया है। इसके पीछे रीजन सबसे बड़ा यही है, आपकी जो इंटरनल मूवमेंट आर्म है, अंदर वाली जो मूवमेंट आर्म है उसको बड़ा करने के लिए, उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए, ताकि आपकी क्वाड्रिसेप्स आपके ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर पाए। क्योंकि जब कुछ भी मूवमेंट करो, जमीन से खड़े हो, कुछ भी हो, आपकी क्योंकि क्वाड्रिसेप्स की लेंथ बहुत लंबी है, आपके इन लिम्स की लेंथ बहुत लंबी है, फीमर बहुत लंबी बोन है आपकी, तो उसमें आपकी जो इंटरनल मूवमेंट आर्म है ये लंबी हो जाती है। अगर समझो ये पटेला मैं हटा दूं और इसको टेंडन को, बहुत सारा कुछ लोगों के पटेला जब डैमेज हो जाते हैं तो आपके ऑर्थोज उस पटेला को रिमूव करके इनको जो टेंडन को स्ट्रेट जोड़ देते हैं, तो उनकी लाइफ में इतना कोई मेजर डिफरेंस तो नहीं आता, लेकिन ये मैकेनिकल एडवांटेज खत्म हो जाती है। तो क्या होता है, अगर ये पटेला ना हो तो क्या होगा, ये टेंडन अगर सीधा जुड़ जाएगा तो ये मूवमेंट आर्म छोटी हो जाएगी, जिससे आपकी मैकेनिकल एडवांटेज खत्म हो जाएगी। खैर पटेला के और भी काम होते हैं, ये यहाँ पे इसको ग्लाइड भी करता है, फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करने देता, इस पर्टिकुलर टेंडन को बचाता है। लेकिन इसका बहुत बड़ा रीजन यही होता है, यूज ऑफ पटेला टू इंक्रीज द इंटरनल मूवमेंट आर्म। तो जितनी ज्यादा इंटरनल मूवमेंट आर्म आपकी बड़ी होगी उतना ही आपकी मसल्स को कम टॉर्क प्रोड्यूस करनी पड़ेगी किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये सेम एग्जांपल शबल वाला आ गया। तो याद रखो, अगर ये शबल जमीन से उठा रहा है, नॉर्मली अगर ये यहां से पकड़ेगा तो इसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन वो क्या करता है, यहाँ पे अगर पकड़ता है तो ये इसकी इंटरनल मूवमेंट आर्म है, ठीक है। नॉर्मल जो एक्सटर्नल मूवमेंट आर्म तो ये लंबी है, लेकिन ये इंटरनल मूवमेंट आर्म है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे बहुत सारी शबल में हैंडल्स यहाँ पे आते हैं, तो ये इंटरनल मूवमेंट आर्म जितनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी उतना ही बेटर तरीके से इसको लिफ्ट कर पाओगे, ठीक है। अब आ जाओ कि आपकी जो जिम में मशीन्स होती हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। देखो मोमेंट आर्म तो सबको पता है, अभी आप कभी भी जिम में देखोगे जो बड़ी, आज से 10 साल पहले आपके जो पुली बेस्ड मशीन आती थी, अब भी आती है, पर उसमें कैम नहीं होता था। पुली क्या होता है, कंप्लीटली सर्कुलर, कैम क्या होता है, थोड़ा अंडाकार एग शेप में होता है, ठीक है। और ज्यादा एडवांस मशीन आ गई वो इस शेप में आ जाती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, देखो अगर आप वजन उठा रहे हो जमीन से, सॉरी अगर किसी मशीन के थ्रू आप वजन उठा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी जो रेंज ऑफ मोशन जो है और आपका जो मोमेंट आर्म है पूरे रेंज ऑफ मोशन के हिसाब से चेंज होता है। अगर समझो मैं अगर बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूँ आपके क्रॉस केबल पे, उसमें क्या होता है, यहाँ पे मोमेंट आर्म मेरा सबसे कम है, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर उठा रहा हूँ यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो मेरी जो बाइसेप्स ब्रेक है सबसे ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी इस जगह पे, क्योंकि मेरा मोमेंट आर्म सबसे लंबा यहाँ पे। तो जो मशीन, जब इंजीनियर्स ने क्या काम किया, उन्होंने कैम बेस्ड मशीन ऐसी बनाई कि यहाँ पे देखो आपको ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, मतलब जो मसल है ज्यादा फोर्स नहीं जनरेट कर पाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, उन्होंने ऐसी मशीन बनाई कि जो वेट अगर आप उठा रहे हो, ठीक है, ये तो नेचुरल मूवमेंट आर्म है जो आपको मिल रहा है। अगर आप 20 किलो वजन उठा रहे हो तो यहाँ तो 20 किलो, यहाँ पे तो आपकी मसल को ज्यादा टॉर्क लगानी पड़ेगी उसी 20 किलो के लिए, क्योंकि ये एक्सटर्नल मूवमेंट आर्म आपकी बहुत लंबा हो गया। यहाँ पे एक्सटर्नल मूवमेंट आर्म छोटा है, तो यहाँ पे मसल्स को इतनी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होगी, ना यहाँ पे होगी। तो कैम बेस्ड मशीन में क्या होता है, और मोमेंट आर्म का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब अगर बिल्कुल राउंड होता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
तो अभी क्या होता है, जब आप जमीन से अपनी रेस्टिंग पोजीशन से वेट को उठाते हो, तो जब आप शुरुआत में उठाते हो तो उसके अंदर वो कैम के ऊपर उसका मोमेंट आर्म लंबा हो जाता है। मतलब अगर आपका नेचुरली मोमेंट आर्म छोटा है तो कैम के ऊपर वो मोमेंट आर्म लंबा हो गया, मतलब आपके इस पोजीशन में भी आपकी बाइसेप्स ब्रेकियाई को उतनी ही ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करनी पड़ेगी जितनी यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही ये आपका यहाँ पे पहुंचता है, ये जो कैम है गोल घूमता है, ये मोमेंट आर्म छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी नेचुरली ये मोमेंट आर्म ज्यादा है आपकी लिम्ब लेंथ के हिसाब से, तो अगर यहाँ पे भी यही मोमेंट आर्म लंबी हो गई तो वो तो बिल्कुल ही नहीं उठा पाएगा। तो ये जो कैम बेस्ड मशीन है ये इसी तरीके से काम करती है, ताकि आपके पूरे रेंज ऑफ मोशन में आपको इक्वल रेजिस्टेंस मिले, ठीक है। यहाँ पे भी उतना मिले, यहाँ पे भी उतना मिले और यहाँ पे भी उतना मिले। ऐसा ना हो कि मसल्स को यहाँ पे तो कम ताकत लगानी पड़ रही है और यहाँ पे ज्यादा, उसको इक्वल रेजिस्टेंस मिले पूरे रेंज ऑफ मोशन। तो तभी इन मशीन को बोलते हैं कैम बेस्ड मशीन। सेम एग्जाम्पल, चलो अब आते हैं वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अभी देखो वर्क डन का मतलब क्या होता है। देखो वर्क डन का मतलब क्या है, हम सब सोचते हैं कि जिम में हमने डंबल मार लिए, वेट उठा लिया, सब कुछ हो गया, हमारे काम हो गया। अभी देखो आपकी बॉडी को थोड़ी पता है कि आप जिम जा रहे हो अपनी बॉडी बनाने के लिए, हाइपरट्रॉफी के लिए, आपको और सिर्फ दिखावे के लिए करना है। बेसिकली अगर आप कुछ भी मूवमेंट करते हो, आप कोई काम कर रहे होते हो, किसी भी तरीके का काम कर रहे हो। तो वर्क डन का मतलब क्या होता है, अगर आप चेस्ट प्रेस मार रहे हो तो क्या हो रहा है, चेस्ट प्रेस में बार मूव कर रही है, एक सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, आपकी मसल्स फोर्स लगा रही है और वो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो वर्क डन का मतलब एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस। मतलब जितना ज्यादा वर्क डन होगा इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। मतलब कितनी ताकत लगा के आप किसी चीज को लीनियर मूवमेंट में कितनी दूर तक ले जा रहे हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्लियर? अब इसका एक छोटा सा हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। एक बंदा है जो जिसका मालिक इसको बोलता है, भाई तू एक काम कर, ये जो बॉक्स है इसको तुझे 100 मीटर दूर, इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, हाँ 2 मीटर, समझो 2 मीटर यहाँ पे डाला हुआ है, इसको 2 मीटर दूर ले जाना है इस बॉक्स को, ठीक है। और इसको ये इसके लिए काम है, इसके लिए जिम नहीं है, इसके लिए काम है, ठीक है। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है कि कितना काम किया इसने, टोटल काम कितना किया। बॉक्स का फोर्स कितना लगा रहा है, 700 न्यूटन, 700 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। डिस्टेंस इसको कितना ट्रेवल करना है, 2 मीटर, 2 मीटर मतलब 6 फुट। तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू वर्क डन फोर्स इक्वल टू मतलब वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो क्या होगा, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस 700 इनटू 2 1400 जूल्स। याद रखो वर्क हमेशा जूल्स में मेजर किया जाता है, जूल्स उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, ये एग्जाम में आपका नहीं आता क्योंकि आपका सिर्फ यू नीड टू टिक द राइट आंसर, बट समझ लो ये फॉर्मूला क्या होता है, इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो आपका वर्क डन इसको क्या हो गया, आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब इसी तरीके से आपका एंगुलर वर्क डन होता है। एंगुलर मतलब आपका जो टॉर्क प्रोड्यूस होती है, टॉर्क क्या कर रही है, जॉइंट तो आपके एंगल पे रोटेट ही होते हैं, तो उसी तरीके से आपका एंगुलर वर्क डन होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपकी फोर्स तो लगती है, अब डिपेंड करता है आप उसको एंगुलर वर्क को कैसे आप जनरेट करोगे, डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करोगे। वो तो आपकी पहली प्रॉब्लम तो क्या थी, लीनियर डिस्टेंस था। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका गोल घूम रहा है। उसको करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, मैं उसको आपका एक क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बट उसको समझने का यही है कि आपका एंगुलर डिस्टेंस कितना कवर किया। मतलब अगर मैंने इस तरीके से इसको रोटेट किया तो ये एंगुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना कवर किया। अब एंगुलर डिस्टेंस को हम इतनी आसानी से नहीं निकाल पाते, उसको समझने का सिंपल तरीका होता है, यू जस्ट नीड टू मेजर द एंगल। मतलब ये अगर मेरा 20 या 30 डिग्री एंगल मूव किया तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस की जगह आपका एंगल आ जाता है साइन थीटा के हिसाब से, ठीक है। तो इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि सीपीटी कोर्स में नहीं है, बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब आता है पावर। पावर किस चीज को बोलते हैं, पावर का मतलब होता है आप कितनी फोर्स और कितनी स्पीड से लगा पा रहे हैं। पावर का मतलब अब इसमें फैक्टर आ जाता है आपका टाइम का, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब कितने कम टाइम में आप कितना मैक्सिमम काम कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं वर्क डन। तो सिंपल सी बात है, अगर 784 न्यूटन 2 मीटर पे हो गया तो उसको टाइम से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका क्या हुआ, आपका पावर आ गई 871 वॉट्स, ठीक है। और वर्क डन का फॉर्मूला हमारा क्या था, पावर का हमारा था फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। कितनी फोर्स लगा के कितने डिस्टेंस पे गए और उसको हमसे डिवाइड करना है टाइम से, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हो जाता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम।
तो जो आपका वर्क डन आया था उसको हम जूल्स में भी होता है डिवाइडेड बाय द टाइम, आपको पावर हमेशा वॉट्स में मेजर की जाती है, वॉट्स में। तो उस तरीके से एक फॉर्मूले से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी पावर जनरेट करी है, और पावर का मतलब यही होता है आपका कितना कम टाइम में। चलो अब हम चलते हैं सेंटर ऑफ मास, मतलब किसी भी चीज का सेंटर ऑफ मास किस चीज को बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसपे आपके किसी भी चीज का घनत्व बिल्कुल बैलेंस हो जाए। समझे कैसे? वेट, समझो एक ये बोर्ड है, ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, अदरवाइज इसका एक पूरा फॉर्मूला होता है, लेकिन वो आपके केस में नहीं होता। सेंटर ऑफ मास का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिसपे ये कंप्लीटली बैलेंस्ड है। तो इसका एक पॉइंट कहां पे हो गया, इस तरीके से एक पॉइंट जिसपे पूरा बैलेंस हो गया, मतलब ये पूरा बैलेंस हो गया, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी में भी एक सेंटर ऑफ मास आता है। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है, अगर हमारी ह्यूमन बॉडी को अगर मैं ऐसे इस तरीके से, या तो मैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अगर मैं किसी एक पॉइंट पे बैलेंस कर दूं, तो वो मेरा होगा सेंटर ऑफ मास। हमारा जो सेंटर ऑफ मास होता है बेली बटन के पास में होता है, इस जगह पे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। इसी तरीके से आप देख रहे हो, एक ये एक डर्व है जिसको यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है, इससे ये कंप्लीटली बैलेंस्ड हो गई। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, कैन बी डिफाइंड एज द पॉइंट इन ए बॉडी ऑफ द सिस्टम अराउंड व्हिच इट्स मास और वेट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब सिंपल सी बात है, नॉर्मल कंडीशन में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी सेम होता है पॉइंट नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। तो एक ऐसी पॉइंट जैसे उस पे किया था, अगर ह्यूमन बॉडी अगर मेरा ये सेंटर ऑफ मास है, तो मेरी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सेंटर ऑफ मास से ही होती हुई जाके बिल्कुल नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी तो हमारे परपेंडिकुलर लाइन में हमें अर्थ की तरफ खींचती है। तो दिस इज माय लाइन ऑफ ग्रेविटी, जो मेरे सेंटर ऑफ मास से होती हुई जाएगी। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट इन व्हिच योर बॉडी एंटायर मास मे बी अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब सेंटर ऑफ मास एक ऐसे पॉइंट पे जो कंप्लीटली बैलेंस्ड है। अब आता है जिसको हम बोलते हैं बेस ऑफ सपोर्ट। बेस ऑफ सपोर्ट का मतलब क्या होता है, आपका एक, अगर समझो ये बंदे खड़े हैं, बेस ऑफ सपोर्ट इज अ लोकेशन ऑन ए बॉडी ऑब्जेक्ट वेयर मोस्ट ऑफ द वेट इज सपोर्टेड। मतलब अगर मैं इस तरीके से सीधा खड़ा हुआ हूं, तो मेरा बेस ऑफ सपोर्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज, मेरा कोई भी दो पॉइंट जो बिल्कुल कोई भी सिंगल पॉइंट जो जमीन पे जा रहे हैं, ठीक है, जमीन से जाके कनेक्ट हो रहा है, जमीन के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो जो उस पॉइंट का सर्कमफ्रेंस हो गया, दैट इज कॉल्ड बेस ऑफ सपोर्ट। तो ये जो बंदा खड़ा हुआ है, तो इसका जो बेस ऑफ सपोर्ट हुआ वो हुआ ये इसके दोनों लिम्स के बीच में, दिस इज द बेस ऑफ सपोर्ट। ये आपका दोनों तरफ, अगर मैं इस तरीके से खड़ा हूं तो मेरा बेस ऑफ सपोर्ट पूरे मेरे जो दोनों फुट हैं उनकी जितनी मेरी सर्कमफ्रेंस है वो मेरा पूरा बेस ऑफ सपोर्ट है। तो इसका बेस ऑफ सपोर्ट ये हो गया। और ये जो फीमेल अपने पैरों को बिल्कुल एक तरीके से क्लोज करके खड़ी हुई है, तो ये इसका बेस ऑफ सपोर्ट है। दिस इज नैरो बेस ऑफ सपोर्ट, दिस इज वाइड बेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझो, बेस ऑफ सपोर्ट और सेंटर ऑफ मास का कोरिलेशन क्या है। देखो, जब तक आपका सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास एक सीधी लाइन ऑफ ग्रेविटी, जब तक आपके बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर रहेगी तब तक आप बैलेंस्ड हो। या दोबारा से सुनो, जब तक आपका सेंटर ऑफ मास, आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर रहेगी तब तक आप बैलेंस्ड हो, और जैसे ही वो उससे बाहर जाएगी आप टॉपल ओवर, मतलब आप गिर जाओगे। इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या है, अगर आप सीधे खड़े हो, दोनों पैरों पे खड़े हो, जैसे ही आप अपने एक पैर को ऊपर उठाओगे, आपकी बॉडी नेचुरली ही आपका, अगर, क्योंकि अभी मेरा सेंटर ऑफ मास कहां जा रहा है, मेरे दोनों पैरों के बीच में जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसको ऊपर उठा रहा हूं और अगर मैं मूव ना करूं, मेरी बॉडी इस तरफ मूव ना करे, तो क्या होगा, मैं गिर जाऊंगा। लेकिन मैं जैसे अपने पैर को उठाता हूं, मेरी बॉडी नेचुरली ही थोड़ा सा लेफ्ट में टिल्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरली अपने सेंटर ऑफ मास को, अब मेरा बेस ऑफ सपोर्ट क्या बचा, मेरा सिर्फ लेफ्ट फुट बचा, तो मेरी बॉडी नेचुरली ही मेरे सेंटर ऑफ मास को लेफ्ट फुट के ऊपर ले जाएगी, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है, आपकी बॉडी तब सबसे ज्यादा स्टेबल होगी कि आपका सेंटर ऑफ मास जितना ज्यादा आपके बेस ऑफ सपोर्ट के क्लोज होगा, ठीक है। इसको समझने का तरीका क्या है, अगर मैं सीधा खड़ा हूं, ठीक है, अगर लेग्स को क्लोज करके खड़ा हूं, तो मेरा क्या हुआ, बेस ऑफ सपोर्ट बहुत छोटा हो गया, और जितना बेस ऑफ सपोर्ट नैरो होता है उतनी बॉडी अनस्टेबल होती है। अब मेरा बेस ऑफ सपोर्ट बहुत कम है, ठीक है, मैंने अपने पैरों को वाइड कर लिया, मेरा बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ गया, मैं ज्यादा स्टेबल हो गया।
इससे ज्यादा स्टेबल कैसे होऊंगा? अगर मैं बिल्कुल नीचे बैठ जाऊं, मतलब अपने सेंटर ऑफ मास को अपने बेस ऑफ सपोर्ट के क्लोज ले आऊं। तो जितना ज्यादा अभी लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे हो गई, बेस ऑफ सपोर्ट यहाँ पे, ये बेस ऑफ सपोर्ट है, सेंटर ऑफ मास है, तो ये इस वक्त बैलेंस्ड है, नो डाउट। लेकिन जैसे ही ये आपका नीचे जाता है आपके सेंटर ऑफ मास में, उतना ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो याद रखो, जितना सेंटर ऑफ मास आपके बेस ऑफ सपोर्ट के पास जाएगा, उतनी ज्यादा आपकी बॉडी स्टेबल हो जाएगी। और इसकी कॉन्ट्रैक्टिव स्टेटमेंट क्या होती है? जितना ज्यादा सेंटर ऑफ मास आपके बेस ऑफ सपोर्ट से दूर जाएगा, उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी अनस्टेबल हो जाएगी। तो इसको समझने का सिंपल सा एग्जांपल है, जितनी ज्यादा सुपर कार्स होती हैं, फास्ट गाड़ियां होती हैं, उतना ही ज्यादा उनका ग्राउंड क्लियरेंस कम होता है, उतनी ही ज्यादा वो सड़क के क्लोज होती हैं, ठीक है। उसके पीछे रीजन होता है, जितना ज्यादा आप सेंटर ऑफ मास को बॉडी के सड़क के क्लोज रखोगे, उतनी ज्यादा आपकी कार स्टेबल रहेगी। तभी एसयूवीज, जितनी ज्यादा एसयूवीज होती है, उनका सेंटर ऑफ मास ऊपर होता है। तो एक एसयूवी को अगर आप 100 की स्पीड में एकदम कट मार दोगे तो पलट जाएगी, लेकिन 100 की स्पीड में एक नॉर्मल ऐसी गाड़ी जो सेडान होती है, उसको कट मारोगे वो नहीं पलटेगी। क्यों? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास आपके सड़क के क्लोज है, और एसयूवी का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके क्लोज नहीं है। इसको समझने का सिंपल सा तरीका है, छोटे बच्चे किसी टॉय के साथ खेलते हैं, उस टॉय के साथ खेलने में उसको कितना ही पंच करें, उसमें क्या होता है, उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बिल्कुल क्लोज होता है जमीन के साथ। मतलब उसमें जो एक मैटर होता है, जो लोहा या फिर जो उसमें पानी भरा होता है, वो बिल्कुल उसके नीचे वाले पोर्शन पे भरा होता है, ठीक है। और ऊपर के मुकाबले उसका नीचे का सेंटर ऑफ मास बहुत ज्यादा होता है। तो जितना ज्यादा क्लोज होगा वो अर्थ के, उतना ज्यादा वो पलटेगा ही नहीं। सेम रीजन, उसको कितने भी पंच मारो वापस आके खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सेंटर मास है बिल्कुल आपके अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। अब दो चीजें और होती हैं, एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क का समझने का सिंपल सा तरीका है यार, अगर आप कॉन्सेंट्रिक जा रहे हो, आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, अगर आप ऊपर की तरफ उठा रहे हो तो पॉजिटिव वर्क होता है, जब इसेंट्रिकली जा रहे हो तो उसको हम नेगेटिव वर्क बोलते हैं, ठीक है। तो ये लड़का बॉक्स को ऊपर उठा रहा है लाइन ऑफ रेजिस्टेंस के ऑपोजिट, तो ये पॉजिटिव वर्क है। लेकिन अगर ये लाइन ऑफ रेजिस्टेंस के मतलब डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो कहलाता है नेगेटिव वर्क। वर्क इज पॉजिटिव व्हेन लिफ्टिंग द बॉक्स, वर्क वुड बी नेगेटिव इफ लोअरिंग द फोर्स, ठीक है। जो बॉक्स को नीचे ले जा रहा है तो वो आपका नेगेटिव वर्क है, जो ऊपर जा रहा है वो पॉजिटिव। मतलब जब कॉन्सेंट्रिक है तो आपका पॉजिटिव है, जब इसेंट्रिक है इन मेनी केसेस इज नेगेटिव वर्क। चलो अब आता है बायोमैकेनिकल फैक्टर्स इन ह्यूमन स्ट्रेंथ। अब बायोमैकेनिकल फैक्टर्स इन ह्यूमन स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? देखो, मैक्सिमम आप जो ताकत लगाते हो, आपकी जो फोर्स जनरेट होती है, मोमेंट आर्म और वो सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन और भी फैक्टर्स होते हैं जो आपके डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है। जिसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट। जो मोटर, जितनी ज्यादा मोटर यूनिट आप रिक्रूट करोगे किसी भी काम को करने के लिए, उतना ही ज्यादा आप काम कर सकते हो, उतनी ही ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या होता है आपका, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द मोटर। मतलब आपकी कितनी ज्यादा, आपका जो एक्शन पोटेंशियल जो मैंने आपको बताया था, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग करंट आपका ब्रेन मोटर यूनिट तक भेज सकता है, वो भी डिपेंड करता है कि आप कितना हैवी उठा सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है, एक तो कितनी ज्यादा मोटर यूनिट आप रिक्रूट कर रहे हो, और कितना ज्यादा एक्शन पोटेंशियल, कितना ज्यादा आपका न्यूरल कंट्रोल जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो फोर्स मतलब स्ट्रांगली करंट को भेज रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लड़के जिनकी हाइपरट्रॉफी तो बहुत ज्यादा है, मसल साइज बहुत ज्यादा है, लेकिन वो इतना हैवी वेट नहीं उठाते, ठीक है। लेकिन कई आपको बहुत ही पतले से ऐसे लड़के मिल जाएंगे जो उनके मुकाबले उनका बॉडी वेट कम है, उनका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन वो उससे ज्यादा वेट उठा लेते हैं। उसके सबसे बड़ा रीजन होता है न्यूरल कंट्रोल। मतलब उनके सीएनएस को पता होता है कि इतने वेट को उठाने के लिए मुझे कितनी मोटर यूनिट को एंगेज करना है और कितना स्ट्रॉन्ग मुझे इंपल्स भेजना है। और ये चीज आपको हमेशा एक प्रैक्टिस के थ्रू ही आती है। जितना ज्यादा अच्छा आप अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते रहेंगे जितने लंबे टाइम तक, उतना ज्यादा न्यूरल कंट्रोल आपका बेटर होता जाएगा, ठीक है। इसके पीछे रीजन होता है, यूट्यूब पे कभी सर्च मार के देखना कि एक बंदा जो एक बाइक को अपने एक बस, मतलब 11 फुट ऊंची बस से अपने सिर पे रख के, उस बाइक का पल्सर या समथिंग कोई बाइक है जिसका 150 किलो से ऊपर का वेट है, और अपने सिर के ऊपर उसको बैलेंस करके यूनिलैटरल मूवमेंट करता हुआ और उसको ऊपर अपनी बस के ऊपर चढ़ाता है। तो उसमें क्या हुआ है,
ऐसा तो है नहीं कि उसने पूरी जिंदगी जिम में अपनी नेक की एक्सरसाइज करी है, सब कुछ है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, उसके सीएनएस को पता, उसके सीएनएस ने और उसके मोटर यूनिट ने उसको पता है मुझे कितनी मोटर यूनिट एंगेज करनी है और मुझे मेरा जो एक एक्शन पोटेंशियल है, जो नर्व इंपल्स है, मुझे कितना स्ट्रॉन्ग भेजना है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है एक टास्क को आप कितना लंबे टाइम तक कितना एफिशिएंटली करोगे, उतना ही ज्यादा आपकी मसल उस चीज को लेके स्ट्रॉन्ग होती जाती है। मसल्स के साथ साथ आपका न्यूरो कंट्रोल भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है। इसके पीछे देखो और रीजन क्या होता है, आपके मस्कुलर फाइबर की क्रॉस सेक्शन भी बहुत बड़ा रीजन होता है। इसके भी क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब कितने सारे मस्कुलर फाइबर आपके उस पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, उस पर क्रॉस सेक्शन कितने आ रहे हैं। अब इसको समझने का सिंपल सा तरीका, पैनेट मसल आपको सबको पता है। पैनेट मसल मैंने आपको बताई थी, यूनिपैनेट, बाईपैनेट और मल्टी पैनेट, मतलब एक एंगल पे आपके टेंडन के साथ जुड़ती है। देखो इसको समझने का सिंपल सा तरीका है, 2 तरीके की मसल्स हैं, आपकी होती तो 7 तरीके के हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ। एक मसल है जो आपके टेंडन के साथ एक एंगल से जुड़ती है, और एक मसल है जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है, जो एक लॉन्ग मसल्स होती है, ठीक है। अभी चक्कर क्या है, आप समझो कि सार्कोमियर जो होते हैं, जो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है, तो मैक्सिमम फोर्स अगर वो एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब जो आपके पैनेट मसल होती हैं उसमें आपके जो मस्कुलर फाइबर्स हैं जिनका क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है, उसमें सार्कोमियर मतलब मस्कुलर फाइबर एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। और पैरेलल होने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, वो बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल है, समझो बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हुए हैं और वो किसी भी चीज को खींच रहे हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल लाइन में खड़े हुए हैं और किसी चीज को खींच रहे हैं, ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स जनरेट करेंगे, ठीक है। लेकिन उनमें क्या होगा, वो इतनी वेलोसिटी जनरेट नहीं कर सकते। तो ये जो आपकी क्रॉस सेक्शन है मसल्स के होते हैं, बेसिकली वो फोर्स तो ज्यादा जनरेट कर सकती है, लेकिन वो उतनी वेलोसिटी जनरेट नहीं कर सकती। क्लियर है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है, लंबी होती हैं, उसमें सार्कोमियर एक लाइन में होते हैं, एक के पीछे एक इस तरीके से लाइन में होते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो इतनी फोर्स जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत अच्छी वेलोसिटी जनरेट कर सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी बहुत ज्यादा फोर्स तो कम जनरेट करेंगे पर उतनी स्पीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी डिपेंडेंट होता है कि आपके मसल्स के क्रॉस सेक्शन कैसे हैं। क्लियर है। आई थिंक आपका बायोमैकेनिक लेक्चर फिनिश हो गया। इसमें 2 चीजें और समझ लो आपकी, कि एक आपका बॉडी टू वेट रेशियो होता है, फोर्स रेशियो होता है। मतलब सिंपल सी बात क्या है, ऐसा एक 2 एग्जांपल देता हूँ, एक हाथी और एक आपकी चींटी। आपको पता है हाथी का अगर वेट 500 किलो है तो वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 50-60 किलो 80 किलो 100 केजी वेट उठा सकता है। मतलब उसका 500 केजी उसकी बॉडी वेट है और वो सिर्फ 100 केजी को उठा सकता है। लेकिन एक चींटी जिसका बॉडी वेट हार्डली 1 ग्राम है, लेकिन वो कम से कम 10 ग्राम वेट उठा सकती है, ठीक है। यही सबसे बड़ा रीजन होता है। तो कभी भी आप याद रखना, अगर आप किसी भी एथलीट्स हो, स्पेसिफिकली एथलीट, नॉट टॉकिंग अबाउट द पावर लिफ्टर, मैं एथलीट की बात कर रहा हूँ, कि आप अगर ब्लाइंडली सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अपनी मसल मास को ही बढ़ा रहे हो, हाइपरट्रॉफी पे ही काम कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है, आपका बॉडी वेट बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सेक्रीफाइस कर रहे हो अपनी स्पीड के साथ। ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आपको एक आइडियल, अपना एक हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको आइडियल वेट ढूंढना पड़ेगा, जिसमें आपकी मसल्स के साथ साथ हाइपरट्रॉफी के साथ साथ आप उतनी पावर भी जनरेट कर पाओ, उतनी स्पीड से भी मूव कर पाओ। तो एक ऐसा स्प्रिंटर जिसको 100 मीटर क्रॉस करनी है, तो अगर वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करता रहेगा और अपनी पावर पे काम नहीं करेगा और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके अपनी वेट, बॉडी का वेट बहुत बढ़ा लेगा, तो कहीं ना कहीं वो उस एज को लूज कर जाएगा। तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा एक फॉर्मुलेस काम नहीं करते, उसमें एथलीट और उसके कोचेस बहुत फाइन तरीके से ढूंढते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर बंदे का कितना वेट और उसकी पावर के हिसाब से, मतलब एक चींटी को, एक हाथी को कितना, अगर वो 500 केजी है तो उसको 500 केजी ही वेट उठाना चाहिए, 500 मतलब जो भी उसका न्यूटन फोर्स हमारी होगी, लेकिन वो नॉर्मली नहीं होता। तो इसी तरीके से ह्यूमन एथलीट्स को, तो जितने भी आपके जिम्नास्ट होते हैं, स्प्रिंटर्स होते हैं, दे मेंटेन ए वेरी फाइन बैलेंस। लेकिन पावर लिफ्टर्स को इसमें जरूरत नहीं है, पावर लिफ्टर का अपना कितना भी वेट हो, उसको सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट उठाना है, ठीक है। तभी वेट कैटेगरीज भी आपकी आती है, ठीक है। इसमें वेट कैटेगरीज में क्या होता है, आपके 100+ वेट कैटेगरीज हो गई, आपकी 65 की हो गई, तो एक सर्टेन टाइम, एक वेट का ब्रैकेट होता है, तो जिस ब्रैकेट के हिसाब से हर एथलीट को ट्रेन करना होता है, ठीक है। चलो आज का बहुत लंबा लेक्चर हो गया, प्लीज इसको रिवाइंड करके देख लेना। थैंक यू।